अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर इस वक्त चल रहा था मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स का। तो इसमें जब प्रोटीन को हमने डाइजेस्ट कर लिया तो उसके बाद ना यहाँ पे हम उसको डाइजेस्ट करके कार्बो जो हमारे पास अमाइनो एसिड थे उनमें कन्वर्ट कर दिया। जब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया तो वो फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए ना यहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म में ना प्रोटीन के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स के रिएक्शन की जगह पे हम जो रिएक्शन देखते हैं वो किसको देखेंगे, हम अमाइनो एसिड्स की, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में क्या बन जाएंगे जाके, अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला रिएक्शन होता है डी कार्बोक्सिलेशन। सेकंड डी एनिमेशन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांस एमिनेशन और ट्रांसमिथाइलेशन। ये चार रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बड़े। इन चारों रिएक्शन के जो नाम नजर आ रहे हैं ना हमें, इसकी वही डेफिनेशन आसानी से बन जाती होती है। जस्ट आपने एक एग्जांपल देनी होती है और उसकी कुछ सिग्निफिकेंस मेंशन करनी होती है। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान सा है। जस्ट आपने क्या करना है, इसमें जो रिएक्शन है वही आपने मेंशन कर देना है कि इसमें ये काम हो रहा है। ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन है अपना डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि अमाइनो एसिड में से डी कार्बोक्सिलेशन करनी है, कार्बोक्साइल ग्रुप को खत्म करना है। डेफिनेशन भी यही बनेगी कि डी कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें CO2 रिमूव हो जाती है। H तो एसिड पहले से अपना रिमूव कर देते ना, कि एसिड जब अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। बाकी एसिड में बच जाता है COO, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो उसमें से जब CO2 निकल जाएगी या CO2 निकल जाएगी तो क्या होगा, एसिड ग्रुप खत्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट एक अमाइन बनेगा। मिसाल यहाँ पे देखते हैं, ये एक अमाइनो एसिड था, ये कार्बन है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ये R उसके कार्बन चेन और ये H वैलेंसी के लिए। इसके ऊपर हमने डी कार्बोक्सिलेशन की। फिर अगर MCQ हो कि डी कार्बोक्सिलेशन करने वाले एंजाइम को क्या बोलते होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। कि जो एंजाइम रिएक्शन करता है उसी के नाम के आखिर में क्या आ जाता है, एज लगा देते होते हैं। CO2 रिमूव हो गई और अब ये जो चीज बनी है ये क्या बन गई, ये अमाइन। ये देखें, ये वाला R वैसे का वैसे, फिर साथ क्या है अपना CH2, यानी कि एक वैलेंसी पूरी करने के लिए H आ गया, और यहाँ पे NH2। इस चीज को क्या बोलते होते, अमाइन। कि ये वाली कार्बन चेन और कार्बन चेन के साथ क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अगर हम किसके ऊपर करें, एरोमेटिक अमाइनो एसिड के ऊपर। ये अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड है पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, टायरोसिन। ये उसकी R, ये जो सारा हिस्सा लिखा लगा हुआ है, इस R के ऊपर रिएक्शन नहीं हुआ था, अमाइनो पे रिएक्शन नहीं हुआ था, रिएक्शन किस पे हुआ था, COOH पे। डीकार्बोक्सिलेशन हुई, इस वाले को एक हाइड्रोजन मिल गया, इस वाले हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा R के ऊपर, और यहाँ पे क्या होगा, अमाइन बन जाएगा। ठीक है। तो इसका अमाइनो एसिड का पहले नाम था टायरोसिन, उसी से जो अमाइन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, टायरामाइन। फीचर्स क्या होते हैं कि एंजाइम्स जो हैं जो कंसर्न करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के साथ, इनको बोलते होते हैं डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। कोएंजाइम फॉर द रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, वो कौन सा होता है, पैराडॉक्सल होता है, पैराडॉक्सल P, या फिर नोन एज B6P। ठीक है। पीछे जो हमने रिएक्शन देखे उनमें जहां पे एंजाइम मेंशन किया हुआ था वो ये वाला था। सिग्निफिकेंस क्या होती है, अमाइंस जो बनते हैं इस रिएक्शन की वजह से, वो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन को कंट्रोल करते होते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो अमाइंस होते हैं उनको जनरेट करती है, और फिर आगे जो जहाँ पे ग्रोथ में या बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने में वो अमाइन यूज होंगे। प्रोडक्ट्स का रोल क्या होता है, जो मैंने अभी पहले बात की है, कि ये अमाइंस जो बनेंगे ये क्या करेंगे, फंक्शन कंट्रोल करेंगे। मिसाल के तौर पे टायरोसिन, अभी हमने एग्जांपल देखी, टायरोसिन क्या बनाती है, टायरामाइन बनाती है, और क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है।
यानी कि अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का मतलब है डिक्रीज नहीं होने देता, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर एक लिमिट से कम हो जाए तो तब भी खतरनाक वो कंडीशन हो जाती है। तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। जब कभी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना हो, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी हो। तो ये टायरामाइन इस तरह काम करेगा कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है पड़ा, ये क्या बनाएगा, ट्रिप्टामाइन बनाएगा। ये क्या बनाता है, सेरोटोनिन बनाता है। सेरोटोनिन क्या करता है, हमें खुशी का हार्मोन होता है, वो हमें एक्साइटमेंट प्रोवाइड करता है। तो जब बॉडी मतलब खुश होगी, हमें अच्छा लग रहा होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये वाला अमाइन जनरेट हो रहा होगा, और वो जब अमाइन होगा वो क्या करेगा, आगे सेरोटोनिन को जनरेट करवाएगा। हिस्टाडीन प्रोड्यूस करता है हिस्टामाइन। ठीक है, ये सारे अमाइनो एसिड हमने जो फोर्थ सेमेस्टर वाला टॉपिक है अपना उसमें हमने देखे हुए अमाइनो एसिड्स के नाम, तो हमने वहां से इनके नाम देख लेने हैं, वरना यहाँ पे जो मैंने इनके यूज लिखे हैं जस्ट वो आप उनको भी याद कर लें, ये भी सफिशिएंट है। हिस्टाडीन प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन, ये क्या करता है, एज ए वासोडाइलेटर काम करता है। ठीक है, वासोडाइलेटर का मतलब होता है ऐसे चीज जो क्या करे, ब्लड की जो वेन्स हैं या क्या वो जो हमारे पास हैं वेन्स और आर्टरीज हैं, उनको क्या करे, डायलेट करवाए, उनको खुला कर दे, रिलैक्स कर दे। जब वो क्या होगा, रिलैक्स होगी तो क्या होगा, उसमें जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है, कैसे, वासोडाइलेटर की तरह एक्ट करके। सीरीन प्रोड्यूस करता है एथेनोलामाइन। एथेनोलामाइन क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैफेलिन और लेसिथिन, ये हमने पढ़े में फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं इससे। ठीक है, ये दोनों फॉस्फोलिपिड हैं, कैफेलिन और लेसिथिन। थ्रियोनिन प्रोड्यूस करता है प्रोपानोल अमाइन। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। सिस्टीन प्रोड्यूस करता है बीटा मार्केप्टो एथेनोलामाइन। यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे उस लेक्चर के अंदर जो फोर्थ सेमेस्टर में का मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें देखेंगे तो वहां पे ये आपको उसका लिंक सेंड हो रहा है। इन सब के आपने वहां पे स्ट्रक्चर देख लेने हैं। सिस्टीन जो होगा, जब उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, बीटा मार्केप्टो एथेनॉल अमाइन। ये होता है कोएंजाइम ए में। कोएंजाइम ए आपने लिपिड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वो कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। ट्रायरोसिन प्रोड्यूस करता है टायरामाइन, ये हमने अभी पढ़ा है। एस्पार्टिक एसिड जो है बीटा एनिलीन बनाता है, एलानिन बनाता है। ये प्रेजेंट होता है किसमें, कोएंजाइम ए में। ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करता है गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसके एक्ट एज ए प्री साइनेप्टिक इनहिबिटर। प्री साइनेप्टिक क्या होता है, वो जो आपने देखे सुने हुए होंगे, ये जो बॉडी में सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो कनेक्शन की जगह होती है ना, उसको बोलते होते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। दो न्यूरॉन जो होते हैं उनके दरमियान में जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन पॉइंट, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस में क्या है, उसके दो हिस्से होते हैं, उसका एक प्री वाला हिस्सा होता है, एक पोस्ट वाला, यानी कि शुरू वाला साइनेप्सिस का, और साइनेप्सिस का एंड वाला हिस्सा जहां पे खत्म हो रही है। तो वहां पे इनहिबिटर की तरह काम करता है, यानी कि एक्टिविटी को डिक्रीज करवाता है। ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करता है GABA, ये भी एक उसका यानी कि अमाइन है पड़ा। इट गिव्स बाईपास टू TCA साइकिल। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डोपा इसको बोलते होते हैं, ये प्रोड्यूस करता है डोपामाइन। डोपामाइन भी प्रिकर्सर होता है किसका, एपिनेफ्रिन का। एपिनेफ्रिन किसको बोलते हैं, एड्रेनलिन बोलते हैं। कि अगर हम जिस वक्त कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन में हो तो हमारी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, एक्टिविटी बॉडी की इंक्रीज हो जाती है। वो जो एंजाइम है जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं, मिसाल के तौर पर हम बाइक बहुत तेज चला रहे हैं तो उस वक्त जो थ्रिल की फीलिंग आ रही होती है वो किसकी वजह से आ रही होती है, ये एपिनेफ्रिन की वजह से होती है।
ठीक है। तो ये जो एपिनेफ्रिन है ये क्या होगा हमारे पास, वो हार्मोन होगा कि जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी करवाएगा और हमें एक्साइट रखेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो डोपा है ये जब इसकी हम क्या करवाते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, डोपामाइन बन जाता है, और जो क्या बनाता है फिर आगे एपिनेफ्रिन बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है पड़ा हमारे पास ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। ट्रांस एमिनेशन में क्या होगा, उसके नाम से पता चल रहा है अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करना है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो जाता है किसको, अल्फा कीटो एसिड को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड और न्यू अल्फा कीटो एसिड। ये दो वर्ड यहाँ पे मेंशन किए हैं, अल्फा अमाइनो एसिड और अल्फा कीटो एसिड। ये देखते हैं क्या होता है। ये अल्फा अमाइनो एसिड बना हुआ है, ये अमाइनो और ये एसिड। इस एसिड से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो ये फंक्शनल ग्रुप है पड़ी, और फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, अमाइनो, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड या अल्फा अमाइनो ग्रुप। अल्फा कीटो एसिड क्या होता है, अल्फा कीटो एसिड होता है, ये देखें एसिड ग्रुप है। एसिड ग्रुप की कौन सी कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, इसके साथ वाली कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पे क्या है पड़ा, कीटो ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे, अल्फा कीटो एसिड बोलेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, इनमें ना एक्सचेंज हो जाएगा किसका, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप इधर से निकल के इस कार्बन को आ जाएगा और यहां से ऑक्सीजन क्या होगा, इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखें ये होगा रिएक्शन। अब यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने वाली है, ये आर जो है यहाँ पे ये क्या है, R1 और R2 का मतलब ये है कि ये R कोई और है, ये वाला R कोई और है। अभी देखें पहले रिएक्शन से शुरू में R1 के साथ अमाइनो लगा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद R1 के ऊपर क्या आ गया, अब कीटो ग्रुप, तो एक नया कीटो एसिड बन गया, यानी कि ये वाला अमाइनो एसिड क्या बन गया, अब कीटो एसिड। और ये जो अल्फा कीटो एसिड था R2 वाला, ये क्या बन गया, अब न्यू अमाइनो एसिड, क्योंकि उसके पास अमाइन आ गया। तो आपने इसका डेफिनेशन विद रिएक्शन लिख देना है जब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो, ट्रांस एमिनेशन। मैकेनिज्म इसका किस तरह का होता है, ट्रांस एमिनेशन में यहाँ पे ये जो इसका हमारे पास अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो रहा है और ये क्या बन रहा है, कीटो एसिड। उसका तरीकाकार क्या होता है कि ये अपना अमाइनो ग्रुप निकाल के ट्रांस अमाइनेज जो एंजाइम है उसको तरफ देता है, और वो ये पैराडॉक्स है अमाइन, ये उसका क्या है, बड़ा पैराडॉक्सल जो है, ये हमने कहा था ना, इसके लिए क्या होता है, ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। तो यहां से निकल के ये जो अमाइनो ग्रुप है वो इधर आके लग जाएगा इसके ऊपर, और फिर ये इस अमाइनो ग्रुप को कैरी करते हुए किधर भेज देगा, ये इस एसिड के पास, ये जो कौन सा था, कीटो एसिड था। कीटो एसिड इसको एक्सेप्ट करेगा और क्या आ जाएगा, ये वाली COOH वैसे का वैसे, और यहाँ पे अमाइनो लग जाएगा उसके, ये इस जगह पे। ऑन द अदर हैंड कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इधर भेज रहा है, और ये ऑक्सीजन किधर जाएगी, यहाँ पे आएगी, ये इस कार्बन के साथ इसको ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर आगे जब ये दोबारा ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो वो ऑक्सीजन किधर आ रही होगी, इधर। तो पैराडॉक्सल क्या करता है, यहाँ पे पैराडॉक्सल पहले अमाइन को लेता है तो पैराडॉक्सा अमाइन बनता है, फिर अमाइन इधर ट्रांसफर करता है और खुद पैराडॉक्सल वापस बन जाता है। तो ये फिर कोएंजाइम की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। फीचर क्या होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कैटालाइज होता है एंजाइम के साथ। साइट ऑफ ट्रांसएमिनेशन टेक्स प्लेस प्रिंसिपली इन लिवर, किडनीज, हार्ट एंड ब्रेन, बट एंजाइम्स प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल मैमेलियन टिश्यूज। हर जगह पे होंगे, ट्रांसएमिनेशन कर रहे होंगे और वो एक अमाइनो एसिड को एसिड में और किसी एसिड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। एंजाइम्स कंसर्न्ड इन ट्रांसएमिनेशन आर कॉल्ड, ये सबको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, ट्रांसएमिनेसेस।
कोएंजाइम फॉर द साइड रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? पैराडॉक्सल पी होता है। डीएमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास है। तो नाम से पता चल रहा है इसमें अमाइनो ग्रुप को खत्म करना है। पहले वाले में ट्रांसफर हो रहा था, अब खत्म करना है। डीअमाइनेशन रिएक्शन जो होगा इन प्रोसेस अन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड को रिमूव कर दिया जाता है एज ए अमोनिया। एज अ रिजल्ट कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस इनटू कीटो एसिड। वो कीटो एसिड बन जाएगा कि जब अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, तो हमने देखा था पहले भी रिएक्शन में जहां पे अमाइनो निकलता था वो कीटो एसिड बन जाता था। टाइप्स होती हैं इसकी दो, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कैसे होती है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन is the liberation of free ammonia from amino acid group coupled with oxidation। कि अगर ऑक्सीडेशन भी साथ हो गई तो फिर ये क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगी। ये कहाँ पे होती है? टेक्स प्लेस मोस्टली इन लिवर एंड किडनीज। Purpose of oxidative deamination is to provide ammonia for urea synthesis and alpha keto acids for the variety of other reactions, जैसे एनर्जी जनरेशन हो गया। Enzymes involved in either glutamate oxidase और अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। ये दो एंजाइम है बड़े जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ग्लूटामेट ऑक्सीडेज भी हो सकता है और अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल दिखाई है यहाँ पे मैंने ग्लूटामेट ऑक्सीडेज के साथ। ये स्ट्रक्चर है अपना ग्लूटामेट का, इसके ऊपर ट्रांस अमाइनेशन हो रही है। अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। के अल्फा कीटो ग्लूटरेट के ऊपर क्या हो गया? पहले अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ है और फिर क्या हुआ? ट्रांस एमिनेशन प्रोड्यूसेस ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट बन जाएगा। ग्लूटामेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि ये पहले हमारे पास कंपाउंड था, इसके ऊपर हमने अमाइनो ग्रुप लगा दिया। अमाइनो ग्रुप लगाने से ट्रांस यानी कि अमाइनेशन से, और अब यहां से क्या होगा? ये अमोनिया ग्रुप निकलेगा और वो क्या हो जाएगा? ग्लूटामेट ऑक्सीडेज इसके ऊपर काम करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूटामेट प्रोड्यूस अमोनिया एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, यहां से ये निकल जाएगा और अल्फा कीटो ग्लूटरेट दोबारा बन जाएगा। ग्लूटामेट ऑल्सो सर्व एज अमाइनो ग्रुप कलेक्शन सेंटर। ये वो अमाइनो ग्रुप कलेक्शन सेंटर की तरह भी काम करता है कि ये जो ग्लूटामेट है पड़ा, ये क्या करेगा? यहाँ से अमाइनो ग्रुप को कलेक्ट करेगा और फिर आगे वो डीएमिनेशन करके दोबारा रिलीज भी कर सकता है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज दूसरा जो एंजाइम है। टू अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज होते हैं, एक एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है, दूसरा डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है। तो ये एल अमाइनो एसिड पे काम करेगा, ये डी अमाइनो एसिड पे काम करेगा। मैकेनिज्म इनका फिर कॉम्प्लेक्स होता है, ये फिर सब्जेक्ट आउटलाइन से बाहर की चीज है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होती है? ऐसी डीएमिनेशन जिसमें अमाइनो ग्रुप निकल जाए लेकिन ऑक्सीडेशन ना हो। डीएमिनेशन ऑफ सम अमाइनो एसिड लाइक सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, इस तरह की जो अमाइनो एसिड है इनकी नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ट्रांसमिथाइलेशन। ट्रांसमिथाइलेशन की रिएक्शन में नाम से पता चल रहा है इसमें मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होगा। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ट्रांसफर होता है मिथाइल ग्रुप फ्रॉम बायोलॉजिकली लिबाइल कंपाउंड्स टू ए एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकली लिबाइल मॉलिक्यूल, लिबाइल कहते होते हैं रिएक्टिव को, ऐसे कंपाउंड्स जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टिव हों, पड़े रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट कर दें, उनको लिबाइल कहते होते हैं, केमिस्ट्री की टर्म है बड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो अमाइनो एसिड होगा ऐसा जिसमें क्या होगा? CH3 वहां पे आएगा, लेकिन किसी ऐसी जगह से आएगा जहां पे क्या होगा? वो एक्टिव फॉर्म में होगा के तौर पे। साइटोसिन हमारे पास एक बेस होती है जो डीएनए के अंदर होती है, आपने पढ़ी हुई है, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, इस तरह की। तो साइटोसिन जो एक बेस है बड़ी नाइट्रोजनस बेस, इसमें ना अगर हम एक्टिव मिथायोनिन कंपाउंड
के साथ रिएक्शन करवाएं, जिसके पास क्या होता है, ये वाला ग्रुप होता है बायोलॉजिकली लिबाइल CH3 ग्रुप। वो किस तरह होता है कि उसमें मेथायोनीन में ना ये बाकी ये जो इस तरफ स्ट्रक्चर है वो कार्बन चेन है, R स्ट्रक्चर होगा, इसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें सल्फर के साथ यहाँ पे एक हाई रिएक्टिव बॉन्ड होता है मिथाइल के साथ। ये मिथाइल ग्रुप फिर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है कि इनको दूसरे कंपाउंड्स को ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के क्या बाद क्या बन जाएगा, वो 5 मिथाइल साइटोसिन, यानी कि 5 पोजीशन के ऊपर ये मिथाइल लग जाएगा। इसके ऊपर पहले अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप 5 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने उसकी एक एग्जांपल मेंशन कर देनी है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अमाइनो मिथाइल ग्रुप निकल के इस कंपाउंड के साथ ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिथाइलेशन। इसमें और मिसालें बन सकती हैं, जैसे वो आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ इसका एथेनॉल अमाइन वाला, एथेनॉल अमाइन के साथ वो जो कोलिन होती है, कोलिन भी ये वाला काम कर सकती है, उसके पास भी 3 CH3 ग्रुप होते हैं, वो भी रिलीज करके ये वाला रिएक्शन करवा सकती है। होप कि आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये तमाम रिएक्शंस। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है पड़ा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या डिस्कशन जब सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अब आपने लेजेंड कॉलेज के पेज को भी सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए उसकी।